बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उस पर देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर यूसुफजई। आज की डिबेट हम करेंगे एक दफ़ा फिर इस रीजन के हवाले से, पाकिस्तान हिंदुस्तान के हवाले से, साथ में चाइना और अफगानिस्तान भी है क्योंकि चारों बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं इस रीजन के। लेकिन हिंदुस्तान में जो नई डेवलपमेंट पिछले एक हफ्ते से चल रही है वो एक कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो रही है और लार्ज स्केल पे। उसके साथ साथ उन्होंने साउथ एशिया के जो ममालिक हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, उनको कोविड-19 के जो वैक्सीन की कैप्स हैं वो देनी शुरू की है नरेंद्र जी की हुकूमत ने। तो इसको भी किस नज़र से हम देख रहे हैं और पाकिस्तान उसमें नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्यों नहीं है। और इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करने मौजूद हैं इस वक्त हमारे बड़े अच्छे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यूजीलैंड से। अरविंद जी, आपको नमस्कार भी कहूंगा, अस्सलाम वालेकुम भी कहूंगा, और आपके यहाँ इवनिंग है तो आपको गुड इवनिंग भी कहूंगा। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने कहा सीनियर जर्नलिस्ट, माफ करें मेरी इतनी उम्र है नहीं मगर It चलेगा doesn't चलेगा। mean मैं एक लाइटर नोट में मैं आजकल ऑफिस में अपने लोगों को कहता हूँ, मैंने कहा यार आप लोग मुझे सीनियर नहीं इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट क्या करें। मैं कहा वैसे तो आप लोग नहीं कहते लेकिन मैं अब सबको कहूंगा कि मुझे इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट क्या करें। तो ये एक हमारा उम्र से शायद नहीं होता, मतलब उम्र में भी ये नहीं कह सकता कि मैं कोई बहुत ज्यादा अरसा हो गया, 7-8 साल या 9 साल मुझे हो गए और मेरा ख्याल काफी होते हैं सीखने के लिए और हम सीख रहे हैं। ये हम ये नहीं कहते हैं कि हमने लर्निंग प्रोसेस बंद कर लिया। अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफजई। डायरेक्ट शुरू करेंगे। कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो रही है और बड़े लार्ज स्केल पे हिंदुस्तान को ऑर्डर्स भी मिले हैं और उन्होंने नेबर फर्स्ट की एक पॉलिसी उन्होंने शुरू की है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें बिल्कुल उसका नाम भी नहीं, कोई फी भी नहीं बोला कि अफगानिस्तान को भी देंगे, हमारे बांग्लादेश को भी देंगे, सबको देंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं। और पाकिस्तानियों ने भी, जो हमारी हुकूमत है वो भी खामोशी इख्तियार की और चुप करके बैठे हो। तो सबसे पहले तो ये वैक्सीनेशन मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं इनिशिएटिव है हिंदुस्तान की तरफ से कि वो चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है। आप किस नजर से देखते हैं उसको, और उसके साथ फिर जो दूसरे कंट्रीज को आप लोग यानी हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ही इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है और आपने ये कहा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हें तो हिंदुस्तान सप्लाई कर रहा है, तमाम ममालिक जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दे रहा। इसकी पीछे मेरे ख्याल से इसके पीछे जो हमारे यहाँ पे रीजंस इस खित्ते के अंदर लोग निकालना चाहें, मैं नहीं समझता इसके लिए कोई खास दानिश की आपको ज़रूरत है। हमारे ताल्लुकात ही ऐसे हैं जी। वो ताल्लुकात के चलते ना ही तो हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसी डिमांड करी है इंडिया से और ना ही इंडिया ने कोई सामने से बड़ा दिल रख के कोई पेशकश की है। दोनों ही बातें हैं। आज से कुछ वक्त पहले अगर आपको याद हो, इंडिया का जो चंद्रयान जो मिशन था वो कामयाब ना हो सका लास्ट स्टेजेस में जाके, और हमारा जो लैंडर था वो काम नहीं किया उसने और वो मिशन एक तरह से फेल हो गया। तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनके उस वक्त के जो बयानात हैं, खास तौर से फवाद चौधरी साहब के, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो काम नहीं आना, जो काम इंसान को नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। और बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया था इंडिया का, जिस पर पाकिस्तान के ही एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर अताउर रहमान साहब का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं समझता कि इंडिया का ये जो मिशन फेल हुआ है, इनफैक्ट वो वहां तक गए हैं, वो तो लास्ट स्टेज में जो उनका लैंडर काम नहीं किया है, सो आज नहीं तो अगली बार वो चले जाएंगे। हमें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में हम साइंस को किस तरह से प्रमोट करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को किस तरह से प्रमोट करें, इस किस्म की बात थी। तो खैर वहां पर जो एक आजकल एक ट्रेंड बन गया है, कोई भी इशू हो तो लोग ट्विटर पे झगड़ पड़ते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के आजकल ताल्लुकात ऐसे हैं कि हर रोज हम पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। कोई भी मसला हो, कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ते। तो ये तो जी एक जीता जागता आज का हमारा जो है इस खित्ते की जो हमारी हालात है। और उसके साथ साथ बड़े अफसोस की बात है वैसे देखा जाए तो, कि
पाकिस्तान को नहीं मिल रही हैं, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान को देनी चाहिए, आगे से पेशकश करनी चाहिए चल के कि जी अगर वहां पे भी लोग बसते हैं, शायद इससे एक मैसेज जाएगा पाकिस्तानी अवाम को कि इंडिया ऐसा है नहीं जैसा कि हमें हमारे मीडिया के अंदर या मुताले पाकिस्तान किताबों में निसाब में पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक बड़ा जेस्चर रख के आगे पेशकश करनी चाहिए थी, और पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि जब इस दुनिया के अंदर एक रेस लगी हुई है वैक्सीन बनाने को लेकर, उसमें हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है वो इन्वॉल्व है, तो हम क्यों नहीं है। पाकिस्तान ने तो कोशिश भी नहीं की वैक्सीन बनाने की, वैक्सीन बनाना तो छोड़ें, उन्होंने ऑर्डर देने की भी कोशिश नहीं की, ये भी आपको पता होगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पार्ट पे एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि हमारे यहाँ 20-22 करोड़ अवाम बसते हैं, हर कोई वैक्सीन की तैयारी कर रहा है, जिनके पास नहीं है वो दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं, हमें भी कुछ ना कुछ इस मामले में करना चाहिए। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में पता चला कि पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले में सीरियस ही नहीं थी, जबकि आज नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको अपने लोगों की जानें बचानी है और उसके लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी इंपोर्ट की जाए। तो ये बहुत एक मैं समझता हूँ एक लंबा एक टॉपिक है जिस पे हम पूरे वसी पैमाने पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान वैक्सीन क्यों नहीं बना पाया, मेरी नजर में असल सवाल ये है, जब पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है 1 हफ्ते के अंदर, इंडिया करता है और उसके बाद पाकिस्तान भी कर सकता है, तो जब हम जंग लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं, तो ये जो जंग है इल्म की जंग, इसमें हम फिर पीछे क्यों रह जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप और डेप्थ में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस की ये कोशिश ही नहीं रही है कि वो अपने यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएं, और उस वजह से आज ये हालात हैं जी आपके सामने है। एग्जैक्टली अरविंद जी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। परवेज हुद भाई आप भी यकीनन जानते होंगे, उनसे मेरी अक्सर बात होती है इस हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। वो लिखते भी हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब का आपने नाम लिया, उनके मैं इंटरव्यूज कर चुका हूँ। बिल्कुल वो ये बात करते हैं, हर दफा करते हैं कि हम उस तरीके से, स्पेशली हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, वैसे तो सोशल साइंसेज में बेतहाशा लोग जो है वो एक यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको इतने नजर आएंगे कि मतलब हर सेमेस्टर में एक बैच जो है वहां से निकल रहा है, लेकिन उसका मार्केट को कोई फायदा नहीं है, हमारी इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं है, हमारी सोसाइटी को कोई फायदा नहीं है। अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंसेज में कर लिया या IR में कर लिया तो एक क्या कर लेगा सोसाइटी की, वो भी एक जिसे कहते हैं सर्व करते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट जो सर्व कर सकता है, जिस तरह आप लोगों के साइंसदानों ने चंद्रयान मिशन को लेके भेजा, और यकीन करें मैंने उस वक्त बी फवाद चौधरी साहब ने जब अपनी एक ट्वीट लगाई थी तो मैंने उस पर लिखा था, मैंने कहा एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया, हम तो ट्राई भी नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हम मतलब उनको बुरा भला के। मैंने कहा इसका मतलब है कि हम किसी जगह पे कड़े नहीं हैं, इसलिए हम ये हरकत कर रहे हैं, वरना हम ये कहते हैं कि यार इंडिया ने इतना बड़ी कोशिश कर दी, वो मिशन फेल हो गया, नो इशू, दूसरी दफा सक्सेसफुल हो जाएगा, तीसरी दफा सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट दे आर ट्राइंग फॉर दैट। हम तो कोशिश ही नहीं कर रहे इस चीज के लिए। इस पे बिल्कुल आपसे मैं 100% एग्री करता हूं। और जो इसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ दूं कि ये तो आपकी दरियादिली है साहब कि आपने ये बात कही है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए, वरना कोई बहुत कम पाकिस्तानी है जो इन बातों को मानते भी हों। आपने परवेज हुद भाई का जिक्र किया तो मैं एक वाकया बताना चाहूंगा जो मेरी उनसे बातचीत हुई थी एक प्रोग्राम में आज से तकरीबन 2-3 साल पहले। तो ये बात उन दिनों की है जब जनरल जिया का दौर था और पाकिस्तान में निसाब के अंदर तब्दीली करने के लिए जमात इस्लामी को कहा गया। तो उन्होंने जो काम किया वो मैं समझता हूँ कि उसने साइंस की जो मौत है उस मुल्क में उसी दिन हो गई थी जब उन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है, ठीक है। तो H2O का जो फॉर्मूला है वो यही है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसके अंदर आप ये भी तब्दीली करें कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस विल ऑफ अल्लाह मेक्स वाटर। तो वो विल ऑफ अल्लाह उन्होंने उसमें जोड़ दिया। अब अगर मैं समझता हूं कि अब इस तरह से अगर आप साइंस पढ़ाएंगे बच्चों को तो फिर कैसे चलेगा साहब। बहुत जबरदस्त अरविंद जी, मेरे दिल की बात कर ली कि हर चीज में अगर हम रिलीजन को घसीट के लेके आएंगे
मैं यही बात करता हूं यार कि जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसको फॉलो करने दे, लेकिन जो दुनिया है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका उससे शायद कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपका दिमाग है कि आप कितने उसमें एक्सपर्ट हैं और कितनी आपके अंदर स्किल्स हैं कि आप उसको लेके जाते हैं और कितने आप नॉलेजेबल हैं कि आप उसको आगे लेके जाते हैं। उसी दौर से आपने जनरल ज़िया का नाम लिया अरविंद जी, उसी दौर से हमारी तबाही शुरू हुई थी जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी दी गई और उसके बाद 11 साल उसने हुकूमत की और फिर वो सिलसिला अभी तक मैं कहता हूं कि चल रहा, और उसके असरात खत्म नहीं हुए। अभी 2021 में भी हमें नजर आते हैं कि अगर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी बात होती है, कोई जिसे कहते हैं कल्चरल इवेंट होता है, तो उसी जमीयत के लोग खड़े होकर स्टूडेंट कहते हैं कि ये फहाशी है, दिस इज वल्गैरिटी, और हम इसको करने नहीं देंगे। ये हर साल ये चीजें चल रही होती है। अफसोस पंजाब यूनिवर्सिटी जमात इस्लामी का गढ़ है जी, वहां पे इस किस्म के वाकयात पेश आते रहते हैं। वो स्टूडेंट को क्लास से निकाल के मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह यू नो इट, यू लिव इन दैट कंट्री, आप वहां रहते हैं वैसे, और मैं वर्चुअली पाकिस्तान में रहता हूं, तो मैं भी वाकिफ हूं। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, और होना भी चाहिए कि ये अफसोस के साथ ये चीजें हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हम मतलब जिसे कहते हैं ना, अपनी तालीम को तो अच्छा नहीं कर सके, अपनी एजुकेशन को हमने बहुत नीचे कर दिया, स्टैंडर्ड उसका बहुत ही ज्यादा नीचे है। और अगर ये हम दावा करते हैं कि यार इंडिया का, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि इंडिया का अगर मुकाबला आपने करना है ना, तो शायद एटम बम से ना करें, आप नॉलेज से करें। उनकी जिस तरीके से इस वक्त एक मतलब आईटी की एक्सपोर्ट्स इतनी ज्यादा है, यकीन करें, मैंने अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले उस पर एक आर्टिकल पढ़ा था कि 195 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट तक लेके गए। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त आईटी की, इंडिया की। तो हम उससे लर्न नहीं करते अरविंद जी। अफसोस हम ये करते हैं कि यार दुश्मन देश है, उससे क्या हमने सीखना है यार, हमने तो उनको नीचा दिखाना है जिस तरीके से भी हो। तो ये, और फिर कभी रिलीजन कार्ड हम खेलेंगे, कभी कौन से कार्ड हम खेलेंगे, और सोसाइटी को हम तबाह करते हैं। अरविंद जी, प्लेटफॉर्म से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ। हुकूमत हिंदुस्तान को बात चली है तो जहन में बहुत सारी बातें आती हैं जी। मुझे याद है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान के उन लोगों को प्रायोरिटी में वीज़ा देती थी जिनके हेल्थ इश्यूज थे और जिनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। लोग अपने हेल्थ के जो भी उनके मेजर ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए वो इंडिया आया करते थे, खासतौर से दिल्ली में, और वहाँ से वो ठीक होकर पाकिस्तान वापस जाया करते थे। तो मेरी ये गुजारिश है हमारी अपनी हुकूमत हिंदुस्तान से कि वो कम से कम उन लोगों को वीज़ाज दोबारा देने शुरू करें जिनके लिए आज पाकिस्तान में कोई भी इलाज वहाँ पर मैसर नहीं है, और जो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कोई हेल्प मिले। एक तरफ चीन है जहाँ पे ज़बान का मसला है, अगर आदमी जाए भी तो वहाँ डॉक्टर को क्या बताएगा कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, फिर ईरान है। ईरान में भी इलाज ठीक है, पाकिस्तान से तो बेहतर है, मगर वहाँ पे भी ज़बान का मसला आ जाता है, यहाँ फारसी नहीं आती है लोगों को। तो हिंदुस्तान एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर पाकिस्तान के लोग पिछले 70 सालों से अपने इलाज के लिए आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ जी उनको फिर से फैसिलिटेट करना चाहिए, ये एक अच्छा जेस्चर होगा, और उन लोगों को आज सख्त ज़रूरत है। अरविंद जी, आपने ये वाली जो बात की, कल आपके ही टीवी चैनल, इंडिया के टीवी चैनल पे मैंने यही बात की थी कल उनके एक मॉर्निंग शो में, कि बहुत ज़्यादा लोग मेरे अपने जानने वाले लीवर के इलाज के लिए मतलब प्रायोरिटी 90% उनका हिंदुस्तान था और इस वक्त भी है। लेकिन वीज़ास की इशू की वजह से आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, चाइना का नाम लिया और आपने ईरान का नाम लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जितनी कि शायद हिंदुस्तान के पास इलाज के हवाले से मुयस्सर है। चाइना के पास तो क्यों नहीं है जी, बिल्कुल है, मगर वहाँ पे लैंग्वेज का मसला बहुत बड़ा है जी। वहाँ आदमी सारी हमारे बहुत सारे पश्तून वहां पे बिजनेस करते हैं, तो जब शुरू में लोग जाते कहते यार हमें खाने पीने का इतना बड़ा इशू होता है, हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमें मिल नहीं रही होती। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में भी वही खाया जाता है जो पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट वही चीजें खाई जाती है, वही दाल चावल सब्जियां ये वो, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। अरविंद जी, ये तो चीज चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। हमारे बाप दादा ने गुजार ली और अब मैं और आप गुजार रहे हैं, पता नहीं हमारी शायद नेक्स्ट जनरेशन भी इसी तरीके से ये गुजारे या इसमें कोई बेहतरी आए। खित्ते के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। अमेरिका की अगर हम बात कर लें तो जो बाइडन ने चार्ज संभाल लिया 2 दिन पहले, परसों रात को उनकी जो उन्होंने सेरेमनी थी उनकी, उन्होंने ओथ लिया। अब मुझे ये बताएं कि
एक तो हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात के ऊपर कोई असर पड़ सकता है, और दूसरी चीज ये कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल है अमेरिका का। उन्होंने तकरीबन 20 साल ऑलमोस्ट गुजार लिए वहां पर। अगर रशियन वॉर को हम शामिल कर लें तो शायद 40 या 42 साल इन्होंने इस रीजन में गुजार लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या इस रीजन के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं ट्रंप के जाने से और जो बाइडेन साहब के आने से? बड़ा अहम सवाल है आपका। मैं इस पूरी सूरत हाल को जिस तरह से देखता हूं, वो मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनका ये सेम व्यू पॉइंट होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ये जो पूरा खित्ता है, इसके अंदर अमेरिकन स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट बनाता है। वहां पे जिस किस्म के जो लोग बैठे हैं वही बनाते हैं। प्रेसिडेंट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो एक जब भी कोई नया सिटिंग प्रेसिडेंट होता है, जैसे कोई नया प्रेसिडेंट आता है, माफ करें, तो वो अपने साथ अपनी एक पूरी टीम लेकर आता है। 4-5 हजार लोगों का स्टाफ होता है। बाय द टाइम वो जाते हैं, उनकी पोस्टिंग्स होती हैं। कोई उसमें वो नए चीजें लेकर भी आने चाहें तो उसमें वो थोड़ी बहुत जो है फाइन ट्यूनिंग होती है यहाँ से वहां, मगर ज्यादातर जो फैसले हैं वो मुल्की मफाद में स्टेट डिपार्टमेंट लेता है और उसमें प्रेसिडेंट ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते हैं। अब लोगों ने जैसे कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप आए 2016 में, तो सब ने कहा जी देखें कि उनके आने के बाद में पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया में कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। एक इनसेन आदमी के हाथ में आपने न्यूक्लियर बटन दे दिया है, पता नहीं किस तरह पूरी जो दुनिया है वो बिल्कुल इरप्ट हो जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। इनफैक्ट मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एरा है उसको देखता हूँ कि ही वाज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। उन्होंने काफी सारे, ठीक है, वो जिस तरह से दिखाई दे रहे थे, लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, मगर एक्चुअली में वो उन्हीं के दौर में ऐसी ऐसी डील्स हुई हैं, मसलन ईरान की, मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक के साथ में पीस डील्स हुई, जो कि पिछले 70 सालों में किसी ने सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल भी था। तो आज जो बाइडेन जहां से आए हैं, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने आके और वो बहुत सारे अमेरिकन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर्स थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उन्होंने आके और उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। और वही पुरानी जो बाइडेन और ओबामा की प्रेसिडेंसी के दौर के चीजें थी उनको रीइंस्टेट किया है। तो आज इस खित्ते के ऊपर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जो बाइडेन के पास में अपने यहाँ पर डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा उनके साथ में चैलेंजेस हैं। मसलन एक तो पेंडेमिक का चैलेंज है जी सबसे बड़ा, उसके बाद में वहां की जो इकोनॉमी है वो उनके लिए एक बहुत नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। फिर आप ये देखें, एक सिविल सोसाइटी है जो बहुत ज्यादा डिवाइडेड है आज। थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप वो छोड़ के गए हैं जिस तरह से वो हालात में, और वो एक इंसरेक्शन की कोशिश, वहां पे कोशिश हुई कैपिटल हिल को टेक ओवर करने की, और वो एक सोसाइटी को डिवाइड करके चले गए, इसमें कोई शक नहीं। तो आज उनके सामने इस किस्म के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आपने देखा हो, अब से कोई 2-4 घंटे पहले ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी का एक जो है प्रेस स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन हिंदुस्तान के साथ पहले भी वहां पे जा चुके हैं और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पास्ट में, और उनकी कोशिश होगी कि वो उन ताल्लुकात को बिल्ड करे आगे। हमारे दरमियान जो भी इकोनॉमिक टाइज हैं उनको वो और आगे लेकर जाएंगे, और जो भी ये समझें कि इस खित्ते के अंदर एक पार्टनर का जो किरदार है जो इंडिया ने ही अदा करना है। एक चाइना के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बदस्तूर वैसे ही चलेगा। उसमें ये नहीं है कि जो बाइडेन आ गए हैं तो अमेरिकन स्टेट को जो चाइना से चैलेंजेस पेश हैं वो कोई खत्म हो जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, अफगानिस्तान के हवाले से बेहद दिलचस्प होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कितना लंबा अरसा हो गया, प्रेसिडेंट ओबामा ने ये वादा किया था ट्रूप्स विड्रॉल का, वो आए, उनका दौर चला गया, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए, 12 साल हो चले हैं इस बात को, और अभी तक पूरी तरह से विड्रॉल हुआ नहीं है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, सालसी की अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान कैसे न कैसे उनकी भी कोई बातचीत हो और एक इंट्रा अफगान डायलॉग में कुछ ना कुछ आगे तरक्की हो, मगर बात बन नहीं रही है वहां भी। अगर आप देखें, ये जो गुज़िश्ता 5-6 हफ्तों में वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है अफगानिस्तान में, वायलेंस बढ़ गई है। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की भी बातें हो रही हैं वहां पर, कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, इनके पास अवाम का कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए तालिबान का ये कहना है कि कैसे ना कैसे वहां कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए
जिससे उसके बाद में फिर कोई देखें आगे कोई बात होती है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जी, माफ करें मैंने थोड़ी बात थोड़ी लंबी कर दी, मगर इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वहां से वो अफगानिस्तान के जो वहां पे कंसर्न्स है उनको कैसे नॉर्मलाइज करके और वहां से एक सेफ एग्जिट लेते हैं। अच्छा अरविंद जी, एक तो ये है कि अफगानिस्तान के हालात मतलब मेरी भी नज़र होती है, और यहाँ इत्तेफाक किया कि इस्लामाबाद में उनके लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना है। तकरीबन महीने में मुख्तलिफ जो तालिबान के दड़े हैं उनके भी डेलीगेशंस आते हैं। ज़ल्मी खलीलज़ाद भी तकरीबन हर महीने इस्लामाबाद विज़िट करते हैं। तो जब भी मौका मिलता है उनसे बात करने का, और आज इत्तेफाक के अफगान एम्बेसडर जो हनीफ साहब है, उनसे भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, और इसी इशू के हवाले से स्पेशली वो ये कहते हैं कि तालिबान ये क्लेम करते हैं, जितने भी दड़ों से मेरी बात हुई पर्सनली, उन्होंने कहा कि यार हम चाहते हैं कि अमन आए, लेकिन जो बीच में जो ISIS का फैक्टर डाला जा रहा है उसको मतलब पाकिस्तान में यह दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान ही उनको बैक कर रहा होता है कि यार आपने उन तालिबान को जो पीस डील की तरफ आ रहे हैं आप उनको छेड़ें, उनके साथ लड़ें। और कुछ उसमें से TTP पाकिस्तान का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये नया एक ग्रुप बना लिया ISIS का, जिन्होंने वहां पे गुरुद्वारे पे अटैक किया था काबुल के अंदर। उसके बाद हमारे यहाँ पे हजारा कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, और मुख्तलिफ अटैक्स, यूनिवर्सिटी के ऊपर 2-3 अटैक्स हुए। तकरीबन 8 से 10 जर्नलिस्ट मेल और फीमेल को पिछले 1-1.5 महीने में मारा जा चुका है काबुल और उसके सराउंडिंग्स में। तो ये भी एक चीज देखने में आ रही है कि तालिबान टोटली उससे कहते कि यार इवन हमने अपने जो 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 डिस्ट्रिक्ट वाइज कमांडर्स थे उनसे भी हमने राय ली थी कि यार हम इस पीस डील की तरफ जा रहे हैं दोहा जाने से पहले और इस्लामाबाद आने से पहले। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ यार ठीक है, हमें एंड करना चाहिए। अब कब तक ये लड़ाई मतलब लड़ते रहेंगे? 40-50 साल हो गए इसके अंदर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं हिंदुस्तान की वजह से वहां पे नहीं, ये मेरा वायलेंस मतलब, मैंने कहा कि यहाँ के कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं, कुछ हल्के, चले ठीक है, इस पर बात कर मतलब सकते जो हैं। सुना हुकूमत के कुछ हल्के, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हल्के। मैंने कहा जिनसे मेरी बात होती है उनकी ये मैं बात करूं कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर। तालिबान तो शुरू दिन से ही, जब से आप पीस प्रोसेस आज से नहीं शुरू हुआ, प्रेसिडेंट ओबामा के दौर से शुरू हुआ है तकरीबन 2011 से, तब से लेकर आज तक अफगान गवर्नमेंट के ऊपर उनके मुसलसल अटैक होते रहे हैं। उसके बाद में जो वो टेरिटरीज जो अफगान गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी वहां पे तालिबान ने हैवी शेलिंग की है। आज से 10 साल से मुसलसल ये काम चला आ रहा है, इसमें कोई ऐसी कोई हैरान कुन बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप देखें, ज़ाल्मी खलीलजाद को अशरफ गनी ने मिलने से मना कर दिया, बिकॉज उनको ये लगा कि सारा जो दबाव है वो अफगान गवर्नमेंट के ऊपर डाला जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, आप ये करें, आप थोड़ी सी लेवरेज दें। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये अगर आपको उस खित्ते में अगर इंडिया की अगर पोजीशन बताऊं तो हमारा क्या स्टेक है अफगानिस्तान में, या फिर लोग जो ये पाकिस्तान में बैठ के और मीडिया पे और बातें करते हैं जी इंडिया वहां पे दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अगर ऐसी बात है, मैं एक छोटा सा आपको जवाब देना चाहता हूं कि तो हमारी रेपुटेशन को देखें आप। हमारी रेपुटेशन वहां पे ऐसी है कि लोकल्स, इवन अफगान्स जो हैं, वो हमें किस तरह से देखते हैं, वो हमें एज ए पीस पार्टनर देखते हैं, एज अ पार्टनर, एक पार्टनर के तौर पे देखते हैं जो डेवलपमेंट में उनका दोस्त है। हमने वहां पे सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। तो ये काम हम वहां पे पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं। इंडिया के क्या इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन ना आए? अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तो हम तो इसके पिछले 30 सालों से माजी में हम उसी अफगानिस्तान में अब एक जिहाद का ही एक बीज है जो कश्मीर में आके और 1990 में आया। हम तो आज तक उनसे वहां पे निपट रहे हैं। तो क्या वहां पर इस किस्म की जितनी भी जिहादी कुव्वतें हैं अगर वो और बढ़े और वायलेंस में अपसर्ज हो, क्या इंडिया के ये इंटरेस्ट में है? आई डोंट थिंक सो। कौन चाहता है जी? हमने अगर तरक्की करनी है तो हमारे लिए सबसे पहला काम ये है कि हमारे कम से कम दुश्मन हो। कोई भी आदमी, चलें छोड़े मुल्कों को छोड़े, किसी भी आदमी को अगर दुनिया में तरक्की करनी है तो उसकी ये कोशिश सबसे पहले होनी चाहिए कि मेरे दुश्मन ना हो कहीं पे। जितने मेरे कम दुश्मन होंगे उतना मैं आसानी से फिर अपने काम पर फोकस कर सकता हूं। नहीं तो मैं यही परेशानी में लगा रहूंगा कि आज क्या होगा, कल कोई मुझे कोई मारना दे, कौन वहां पे ताक में बैठा है मुझे बर्बाद करने के लिए। तो हमारा वो रोल रहा नहीं है अफगानिस्तान में शुरू दिन से। हमने वहां पर जो किरदार अदा किया है वो एक
पार्टनर का अदा किया है, जो ना सिर्फ ट्रेड में बल्कि पीस में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहा है। अब ये कह देना कि कुछ फ्रैक्शंस हैं कि जी उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो पाकिस्तान हो या फिर तालिबान को ही मसलन कोई ऐसे प्रूफ देने चाहिए सॉलिड पूरी दुनिया को, और ना और खास तौर से अमेरिका को, कि अमेरिका इंडिया को कोई शट अप कॉल दे कि डोंट यू डेयर इंटरफेयर। मगर ऐसी कोई बात है नहीं। आई डोंट थिंक सो, दीज आर मेयर एलिगेशंस। खास तौर से जब आपकी रेपुटेशन एक बार खराब हो जाती है, उसके बाद में आप दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करें कि जी हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है, वो बात हजम नहीं होती। मगर हाँ, एक बात ये भी सच है कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, बाज दफा उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि जी ये इन्होंने स्पॉन्सर किया है या वो किया है। तो इंटेलिजेंस एजेंसियों का दुनिया भर के अंदर काम कुछ ऐसा ही होता है। वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना फखर साहब कि पाकिस्तान इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे और सामने से इंडिया को जवाब ना दे। मगर वो ये है कि फिर वहां पे जो ओनस ऑफ जो प्रूफ है, वो क्या कहते हैं, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान को साबित करना होगा कि इंडिया की ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान में अमन जो है, जो लोग कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में अमन तब होगी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे, ये भी ये कहा जाता है कि अगर हम ठीक हो जाएं तो हम उसको अपना बैटल ग्राउंड नहीं बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। वो एक अलग मुल्क है जी, उनकी एक हुकूमत है जो आज जिनको तालिबान नहीं मानते कि लेजिटिमेट हुकूमत है। पाकिस्तान तालिबान को मानता है कि ये अफगानिस्तान की असल में वारिस है। यहां पर कंसर्न है सारे। अच्छा, एक चीज ये जो आपने बात की, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आईएसआई का भी यही काम है, रॉ का भी यही काम है। मतलब इल्जामात हमारे आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम यही होता है जी। दुनिया के इंडियस का भी यही काम है, जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन एक बात ये भी है कि मतलब जो यहाँ पे जो हमारे जितने भी मतलब इस तरह के सेक्टर को देखने वाले लोग हैं, हुकूमत में हो या एस्टेब्लिशमेंट में हो या दूसरे लोग जो ये चीज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी को ये फिक्र है कि अगर यहाँ पे पीस डील हो जाती है अफगानिस्तान के अंदर, तो इसका ये होगा कि ये जो जितने भी जंगजू यहाँ पे लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो इनका रुख कहीं कश्मीर की तरफ ना हो जाए। शायद इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर ये आपस में यहाँ ये चीज चलती रहेगी तो इनको टाइम नहीं मिलेगा, इनको मौका नहीं मिलेगा वहां जाने का, ये इधर ही उलझे रहेंगे। ये भी एक पॉइंट यहाँ पर है। हाँ ठीक है, ये आपका कंसर्न हो सकता है। और आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली ये कहने के बाद एक तरह से पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है कि माजी में जब तालिबान की हुकूमत आई और सोवियत जिहाद के बाद में हमने रुख उनका कश्मीर की तरफ मोड़ा, इसलिए फिर जो है हिंदुस्तान को आज ये रिजर्वेशन है। तो डोंट यू थिंक जब आप इस किस्म की बात करते हैं तो आप अपने आप को ही जो है कटघरे में खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ जी माजी में क्योंकि ये हो चुका है और हिंदुस्तान को खतरा है कि ये दोबारा ना हो, इसलिए वो नहीं चाहते कि अमन हो। ये तो कोई बात ना हुई। इसका मतलब आर यू एक्नॉलेजिंग दैट माजी में वहां पे जो फाइटर्स हैं उनका रुख हिंदुस्तान की तरफ कर दिया गया है? ये तो कोई मैं उस पॉइंट पे भी मैं आता हूं अरविंद जी। हुआ ये था कि जिस वक्त वो चीज हो रही थी, जिस वक्त सोवियत यूनियन को तोड़ा जा रहा था, तो उस वक्त वो लोग कौन थे ये पूरी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, अफगानिस्तान, इंडिया और रशिया को भी पता है कि वो लोग कौन थे और कौन उसको इस्तेमाल कर रहा था। उस वक्त भी अमेरिका ने उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया था। अगर पाकिस्तान ने उनका रुख कश्मीर की तरफ किया था तो अमेरिका ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके यहाँ पे स्टेक्स थे और उनको चाहिए था कि रशिया को तोड़ दो, बेशक हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने करना है तो करें। तो ये है कि ये जब चेंजेस आ जाती है ना, आज शायद उसकी वो जरूरत उस तरह नहीं है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि तालिबान ये थे, तालिबान को तो उन्होंने टेररिस्ट तंजीम भी डिक्लेयर किया था अमेरिका ने, लेकिन आज वही तालिबान है कि उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के ज़ल्मी खलीलजाद, माइक पोम्पियो बैठे होते हैं उनके साथ। अब वो चीज चेंज हो गई क्योंकि उनकी जरूरत कुछ और है इस वक्त। तो इस चीजों को हमें समझना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये कहते रहे कि हाँ पाकिस्तान, मैंने कहा कि पाकिस्तान ने किया 1989 से किया और किया है, बिल्कुल किया, इसमें कोई शक नहीं है। वो बेशक अफगानिस्तान के थ्रू उन्होंने अपना काम दिखाया हो या किसी और थ्रू से किया हो, लेकिन सेम स्ट्रेटेजी यूजिंग बाय हिंदुस्तान एज वेल। हाँ वो हिंदुस्तान, आप ये कह सकते हैं जी, आपका जो भी कहना हो, हिंदुस्तान की मदाखलत होगी उस जगह पे जहां पे आप कह रहे हैं जी वहां जाके वो ये कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि इंडिया हर जंग जो है वो अपनी टेरिटरी में लड़े।
आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान 4 जंगें हुई हैं जो हमने अपनी टेरिटरी में लड़ी है। आज हुकूमत हमारी है वो बिल्कुल एक नो नॉनसेंस मूड में है कि हम कुछ भी ऐसी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो उसमें अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है जिसमें वो जंग को आपकी टेरिटरी के अंदर लेके जाते हैं, तो मसला वहां खड़ा होता है जाके। तो उसमें फिर कोई रादर देन कि आप प्रोटेस्ट करें और पाकिस्तान ये कहे कि जी बहुत बहुत गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपना खुद का अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि एक दिन ये आपके यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट का एक बयान जो है वो इस खित्ते की जो तारीख है और इसका जो क्या आप ये कहें इसका फ्यूचर है वो उसको तब्दील कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपकी वो इंटेंशन हो करने की। अगर आप एक दिन नहीं लगेगा इसके अंदर, एक बयान काफी है आपका, अगर आप सिंसियरिटी के अंदर वो बयान डिलीवर करें तो। लेकिन अरविंद पाकिस्तान की अफसोस नेशनल आइडेंटिटी जो है वो एंटी इंडिया इंडियन हेट्रेड के ऊपर बनी हुई है। वो आप जब तक नहीं चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या कमी है भाई ऐसी? हम कोई माना कि हम एक गरीब मुल्क हैं, मगर पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान से तो हर हालात में बेहतर हैं। तो अगर पाकिस्तान वाया अफगानिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है, हमें हमारे यहाँ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है, तो व्हाट मेक्स एनीवन थिंक सिटिंग अक्रॉस द फेंस कि इंडिया कैन नॉट रिपीट द सेम जेस्चर? मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं। आपने बात की कि एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दोनों तरफ से नहीं दिया जाता अरविंद जी। हिंदुस्तान में भी यही चीज मतलब समझाई जाती है कि यार ये हमारा दुश्मन है, और पाकिस्तान में तो खैर शायद उससे बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है कि हाँ यार इसके अलावा हमें दुनिया में कोई नहीं है, यही हमारा दुश्मन है। जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो या आपके यहाँ लोगों को मतलब समझाया जा रहा हो, क्योंकि यही चीज सेल होती है, यही चीज इसकी मतलब मार्केट बहुत ज्यादा है। अगर हिंदुस्तान में मोदी जी खड़े होकर अगर कोई बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि हम ये कर देंगे पाकिस्तान के साथ, तो लोग कितनी वाह वाह करते हैं ये चीज सेल होती है इस रीजन में भी और उस रीजन में भी, और दोनों तरफ से लोग इसको मार्केट में ले आके और इसको मार्केट करते हैं इस प्रोडक्ट को। हम जितना मर्जी करें। जी प्लीज। नहीं, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। आप बहुत रीजनेबल इंसान हैं, आपके साथ बैठकर बात करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वो काफी हकीकत पसंदाना है। तो हम उसमें मैं ऐसी कोई बात डिफेंड नहीं करूंगा यहाँ बैठ के जो कि वहां पे डिफेंड करने लायक हो ना। तो साहब इसमें कोई शक नहीं कि आज हिंदुस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है और बेहद पॉपुलर है। इसका अगर आपको प्रूफ देखना हो तो आप प्राइम टाइम पे कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, मेजॉरिटी ऑफ देम वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं। तो ये तो एक ऐसी कोई ढकी छिपी बात है नहीं, इट इज आउट इन ओपन। अब जहां तक ताल्लुक है कि ये सेंटिमेंट कब से है, ये मेरे नजदीक एक अहम सवाल है। तो ये सेंटिमेंट अभी ये कोई मान ले मुश्किल से 4 या 5 साल से है, जब से पठानकोट, उरी और पुलवामा ये सारे वाकयात हुए हैं। उससे पहले ये सेंटिमेंट कभी नहीं था, ये मैं आपको कहता चलूं। वरना मुंबई अटैक हुआ, हम तो उसके 3-4 दिन बाद अपनी आम जिंदगी में लौट गए, कोई धरना प्रोटेस्ट वगैरह कभी नहीं हुआ। मैं बात बहुत बार ये लोगों को बोल चुका हूं। तो अगर उस तरह का हमारा कोई रिएक्शन होता तो क्या होता है ना, देखिए इनको चीजों को देखने के दो इसके व्यूज हैं। इसको आप इस तरह से देखें कि एंटी इंडिया एक सेंटिमेंट पाकिस्तान में होगा तो वो उसमें एंटी हिंदू एलिमेंट भी जोड़ा जाता है साथ में। दोनों दे गो साइडवेज ना, वो साथ साथ चलते हैं वो। तो सवाल ये बनता है कि क्या हिंदुस्तान की तरफ से जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है उसमें फिर क्या उसके साथ साथ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी चल रहा है कि नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट तो आपके हों लेकिन एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ना हो। आज अगर आप देखेंगे तो एंटी पाकिस्तान के साथ साथ हमारे मुल्क में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी है। वो दोनों बातें साथ साथ चलती हैं, ये ठीक है जी। तो अगर तो माजी में कोई एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रहा होता तो हमारे मुल्क में विद इन इंडिया जहां पे 20-25 करोड़ मुसलमान होंगे आराम से, अब तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, तो वी तो गुड हम तो आज तक बिल्कुल इरप्ट कर जाते। हर रोज हमारे यहाँ पे टेंशन हो रही होती, कम्युनल वायलेंस हो रही होती,
ट्रेनें जलाई जा रही होती, पता नहीं क्या क्या दंगे फसाद, बॉम्ब ब्लास्ट, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता, मगर ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी। तो हम पिछले 70 सालों से बड़ी पीसफुली, बारिंग 1 और 2 इंसिडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा जो टाइम रहा है वो काफी हद तक ठीक रहा है। जैसा कि पाकिस्तान ने प्रेडिक्ट किया था उतना बुरा नहीं रहा। तो अगर हिंदुस्तान की तरफ से वैसा ही सेंटिमेंट होता तो ये देखें, आज बॉलीवुड के ऊपर भी निशाने पे है, ये सीन क्यों डाला इस फिल्म में, ये क्यों है, वो क्यों है। शाहरुख खान साहब, आमिर खान और ये सारे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार थोड़ी ना बनते। पीके फिल्म आई, उसके अंदर एक मुस्लिम एक्टर हिंदूज के जो गॉड्स हैं उनका मजाक उड़ा रहा है, न जाने क्या क्या कह रहा है। आज पीके बना के देख ले कोई, उस टाइम तो पीके बन गई, वहां पे रिलीज भी हो गई, और ओह माय गॉड, ओह माय गॉड में बड़ी सारी चीजें दिखाई गई थी। हाँ, उसमें तालियां भी बजाई। बड़ी बात यह है, आज तालियां नहीं बजेंगी, आज उसमें उसका रिएक्शन आएगा कि हाउ डे यू। कि हमने कभी बनाई है कि कोई ऐसी फिल्म जिसके अंदर आपके जो काबिल एहतराम लोग रहे हैं उनके ऊपर कोई हमने ऐसे कोई एतराजात वाले कोई वीडियोस या कोई फिल्में ऐसी कोई, वी हैव नेवर डन दैट। तो वो कहते हैं व्हाई इज देयर अ नीड टू डू फ्रॉम योर साइड। तो ये माजी में होता रहा, आज नहीं होगा, क्योंकि आज ना सिर्फ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है बल्कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी है। लेकिन एक अरविंद जी, एक चीज मुझे जो देखने को मिल रही है, अभी कोई मेरे ख्याल वेब सीरीज है गालिबन सैफ अली खान साहब की, एक वो आपके कोई कॉमेडियन है फारूकी, मुनव्वर फारूकी गालिबन, इस तरीके से चीजें, क्योंकि एक बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी थी हिंदुस्तान की। अगर हम पहले देखते हैं 5-7 साल पहले तक, मैंने हकीकत में बहुत कम फिल्में देखी है, लेकिन पीके हो गई, ओ माय गॉड और इस तरह की मूवीज मैंने देखी, और यकीन करें मैंने मतलब अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया कि आपके मैं कहूं कि मतलब आपके गॉड्स की उसमें कोई बात की गई है, वो नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बल्कि इस चीज की वजह से कि मैंने कहा यार इतनी ब्रॉड किस्म की सोसाइटी है कि वो वाले पॉइंट्स उठाते हैं जो मेरे रिलीजन में भी बहुत सारी इस तरह की मिस्टेक्स हैं, बेतहाशा हैं, लेकिन शायद हमें उसको उठाने की शायद उस तरह इजाजत नहीं है। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की मूवीज, परेश रावल साहब हैं या पीके में आमिर खान साहब ने रोल प्ले किया है, या अभी जो मतलब चीजें हो रही, तो ये चीज मैंने उस सेंस में अप्रिशिएट की थी कि यार इतनी बड़ी खुले दिल की सोसाइटी है ये, कि अपनी गलतियों को गलतियां कहती है, तो इसलिए ये तरक्की करेंगे ये लोग। लेकिन आज क्यों नहीं, क्यों, क्या मतलब हमारा जहन छोटा क्यों हुआ बजाय बड़ा होने के? वो इसलिए हुआ है साहब कि वो जो हिंदू गॉड्स के बारे में फिल्में बनाना, उनका मजाक उड़ाना, या ये कहना कि ये तो पुरानी दकियानूसी सोच है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि सांप को दूध पिलाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसके हमारे यहाँ पे लोगों में, अक्षय कुमार को ही ले लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्षय कुमार ने हाल में एक वीडियो बनाया जिसमें वो कहते हैं मैंने अपनी बेटी को कहा, एक किस्सा सुनाया, और उसके बाद मैंने ये कहा कि वो जब भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई की, वो एक एंशिएंट हमारी जो एक हिस्ट्री है उसका पार्ट है जी, वो रामायण के अंदर, तो वो कहते हैं कि उसमें छोटी छोटी जो वहां पे गिलहरियां भी थी, उन्होंने भी छोटे छोटे पत्थर उठाए और छोटा छोटा ये किया वो किया। वो ही वाज ट्राइंग टू से कि आप जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें और राम मंदिर के बनने में। अब वही अक्षय कुमार है जो ओ माय गॉड फिल्म के हीरो थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। उस टाइम की अक्षय कुमार की आप यूट्यूब पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, जिसमें वो ये कहते हैं हमारे यहाँ पे कैसी दकियानूसी सोच है लोगों की, वो कहते हैं इस भगवान को जाके दूध पिला दो तो ये हो जाएगा, यहाँ मन्नत मांग लो ये हो जाएगा। भाई मैं कहता हूँ ये गरीबों को खाना खिला दो, उससे अच्छा ये कर दो वो कर दो। आज वो उस किस्म की बात नहीं करते, क्योंकि आज माहौल जो है वो काफी ज्यादा रिलीजियस हो गया है, प्रो हिंदू हो गया है, एंटी मुस्लिम हो गया है। तो ऐसे में पॉपुलिज्म के शिकार हैं ना सिर्फ हमारे सियासतदान बल्कि हमारे एक्टर्स भी, और वो उस किस्म की बात करते हैं। वक्त आज का हो या आज से 70 साल पहले का हो या बीच में कहीं पे भी हो, इस्लाम पे और मुसलमानों पे आप वो रिस्क नहीं ले सकते जो आप हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस पे ले सकते हैं, क्योंकि इस्लाम पे जो आप लेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल बड़ा खतरनाक आता है। तो ये इंडिया ने अब ये कहा है कि अगर ऐसे है तो सो बी इट, फिर हम भी ये बात जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये आज माहौल है। नहीं तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा था वही मतलब अभी हिंदुस्तान में हो रहा है,
कि मतलब रिलीजन को बहुत ज्यादा आगे कर दिया, कि जिस तरह हमारे अभी थोड़ी देर पहले हमने परवेज उदबाई की बात की और साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की बात की, तो उसके अंदर हम इस चीज को घसीट रहे हैं। हम उस तरफ नहीं, हिंदुस्तान उस तरफ नहीं जा रहा जहां पाकिस्तान भुगत रहा है उसके नुकसानात। मैं तो यही कहूंगा उसको। आपने जो कहा है मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूं। अगर मैं इसमें बैठ के कोई और दूसरी राय दूं तो वो झूठ होगी। We are on the way of being a highly religious society. अब वो सवाल ये है साहब कि वो है क्यों? वो है इसलिए कि एक एक्शन का रिएक्शन है। अब मैं हैरान इस बात से हूं कि वो रिएक्शन आने में 70 साल लगे। बल्कि आप ये सोचे ना, एक खिता है जिसमें 2 कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान, और उसमें मुसलमानों की तरफ से अलग मुल्क की डिमांड की जाती है, मुल्क बना भी लिया जाता है, उसके दौरान वायलेंस होती है, पार्टीशन में लाखों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों बेघर हो जाते हैं। इंडिया के अंदर कोई उसका कोई बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी के अंदर उसका रद्द-ए-अमल नहीं आता, और वो आना चाहिए था मगर नहीं आया। वो पंजाब को छोड़ के कोई थोड़ी बहुत कहीं पे जो छुटपुट कोई वायलेंस हुई है तो हुई है, अदरवाइज तो कोई वायलेंस नहीं हुई। जबकि ये खबर आग की तरह फैल रही थी कि पाकिस्तान से जो हिंदूज और सिख्स हैं वहां से जिस तरह से आ रहे थे, तो उसका जो बदला लिया गया वो पंजाब में लिया गया हमारे। लेकिन पंजाब के बाहर जो लोग राजस्थान के बॉर्डर से सिंध में गए और कहीं और से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया पाकिस्तान के, उनको किसी ने नहीं मारा। तो इस तरफ मारने वाले मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं और सिखों को निकाला, उस तरफ से सिखों ने मारा मुसलमानों को। हिंदू तो उसमें इन्वॉल्व था ही नहीं। ये तो तारीख का एक कड़वा सच है। लेकिन अब आप ये देखें, एक के बाद एक मुसलसल बदले में क्या मिला। चलें अगर बात वहीं पर खत्म हो जाती, यूसुफ जाई साहब, आजादी के बंटवारे पे, माफ करें मैंने थोड़ा वक्त इसमें लंबा ले लिया है ये तो, मगर अगर बात वहीं खत्म हो जाती, दंगे हुए, सब कुछ हुआ, मुल्क बन गए, उसके बाद जैसे मैंने आपसे पिछली बार अर्ज किया था, साइदपुर गांव इस्लामाबाद में एक छोटा सा एक विलेज है, हेरिटेज विलेज, वहां जाएंगे तो उसके म्यूजियम के अंदर आपको पंडित नेहरू की आपको फोटोज मिलेंगी 1960s में जब इस्लामाबाद की नींव रखी गई। तो वहां पे सदर अयूब उनको दिखा रहे हैं मास्टर प्लान। तो आज तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई डैम बन रहा हो या कोई नया शहर या कुछ भी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इमरान खान दिखा रहे हो कि हम यहाँ ये कर रहे हैं, वहां वो करें। सोच के देखें, हमारे ताल्लुकात इतने बड़े शदीद एक इवेंट जो वायलेंस का हुआ उसके बावजूद अच्छे थे, लोगों का आना जाना भी था, कल्चरल हमारे बीच में एक्सचेंज हो रहे थे। और लेकिन आप उसके बाद में हालात देखें, हमें 4 जंगें मिली पाकिस्तान की तरफ से, एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक्स मिले, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो रिएक्शन कभी ना कभी तो आना था। आज आया है बदकिस्मती से। तो लेट मी पुट इट इन वेरी वेरी क्लियरली, तो हम जिस राह पे चल पड़े हैं, जो मजहबी जुनून हमारे यहां पर आज है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत गलत है। किसी भी मुल्क पे कब्जा करना हो, आपने अगर इन्वेड करना हो, तो उसके 2 रास्ते हैं। बड़ी गहरी बात बताने चला हूं, और शायद इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया वो पाकिस्तान के, दे वुड एग्री विद इट। आप या तो दूसरे मुल्क पे जंग करें। इंडिया ने कभी जंग करने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान ने 4 दफा कोशिश की, कामयाब नहीं रहा। इंडिया भी अगर कोशिश करता है जंग करने की, तो आज आलमी दुनिया में इस बात को लेकर एक आम राय बन चुकी है कि देयर इज नो एपेटाइट फॉर वॉर, दुनिया में जंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो दूसरा रास्ता आपके पास क्या है किसी दूसरे मुल्क को इन्वेड करने का, कि आप कल्चरली इन्वेड करें। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में फिजिकली हम पर जो है इन्वेजन किए, हमारी सोसाइटी को इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। इंडिया ने पाकिस्तान में कल्चरली इन्वेजन करने की कोशिश की और 70 साल में कामयाब हुआ। अब वो 2018 में आपके जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये फिल्में बैन करो, ये टीवी चैनल्स बैन करो इंडिया के। मगर उससे पहले इंडिया सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा पाकिस्तान को कल्चरली इन्वेड करने में। आप ये देखें, आपके यहाँ कोई शादी मुकम्मल नहीं होती थी जब तक कि हमारे गाने उसमें ना बजें। आप किसी अर्तुगरुल गाजी के एक्टर को खड़ा कर दें जाके लाहौर में या फिर कराची में कहीं पे भी, और हमारे शाहरुख खान को ले जाके खड़ा कर दें, आप देख लेना कि किसको देखने के लिए भीड़ आती है आज भी।
तो हमारी जो सॉफ्ट पावर थी ना, हमने अपने कल्चर को एक्सपोर्ट किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। वो हमारी एक सॉफ्ट इमेज थी। आज जो हम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ब्लंटली आपको कह रहा हूं और आपके व्यूअर्स भी कह रहा हूं जो ज्यादातर इंडियंस हैं, वो हमारी उस सॉफ्ट इमेज को बहुत बड़ा एक उससे नुकसान हो रहा है, उसे हम चोट पहुंचा रहे हैं। दैट्स माई पॉइंट एज वेल। मैं भी यही कह रहा हूं कि मैं मतलब जो मैंने सुना या फिल्मों में देखा, हिंदुस्तान इत्तेफाक है मुझे अभी तक कि मैं नहीं विजिट किया मैंने, लेकिन हमारे बहुत सारे पश्तून लोग, स्पेशली हमारे बाचा खान के बहुत सारे पैरोकार जो हैं वो हिंदुस्तान जाते हैं। कुछ के तो अफरासियाब खटक साहब मेरे बड़े अच्छे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल बड़े हैं मेरे, उनके बच्चे वहीं से पढ़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनके बेटे और बेटी ने मास्टर्स किया हुआ है, और हालांकि वो यहाँ पे सेनेटर रह चुके हैं, और अभी हो सकते हैं कुछ दिनों में मतलब उनका इंटरव्यूज भी आप सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। इस हवाले से भी मैं बात करूंगा। यही मैं कहना चाह रहा था अरविंद जी के बिल्कुल सही कहा आपने कि यही चीज जो सॉफ्ट इमेज मैंने देखा, आपने शादियों की बात की, आज भी अगर हमारे मतलब कुछ एफएम के ऊपर तो पाबंदियां लगी है, लेकिन कुछ अब भी इंडियन ही सॉन्ग्स चलते हैं। मैं अगर साउंड क्लाउड पे सुनूंगा तो मैं, या अंग्रेजी म्यूजिक अगर मुझे पसंद है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मुझे वाकई में मुझे म्यूजिक को एंजॉय करना है, मैं मोटरवे पे ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं फिर इंडियन सॉन्ग्स का ही पूरी एक सीरीज खोलूंगा और उसको मैं सुनूंगा। शादियों पे आज भी, हमारे पश्तूनों की शादियां हो या किसी बड़े शहर में, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में हो, तो वहां पे हिंदुस्तान के गाने आज भी चलते हैं, आज भी फिल्में देखी जाती है। और जो आपने जिस चीफ जस्टिस साहब की बात की, जस्टिस साकिब निसार साहब, वो तो एक बहुत बड़ा ड्रामा थे। आजकल गायब हुए, कभी कहते हैं मैं डैम बना रहा हूँ, कभी कहता है बागे में लंदन में एंजॉय करें अपनी लाइफ को। और उन्होंने यहाँ से डिश टीवी वगैरह, इस वक्त भी मेरे पास डिश टीवी लगा हुआ, और मैं सारे इंडियन जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे न्यूज, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट मैचेस में उनके, मतलब आप लोगों के हिंदुस्तान के, वो क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहे होते तो उसके थ्रू मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं लगा हुआ, किस तरीके से आप रोकेंगे। या आपके जो विदाउट नॉर्मल डिश के ऊपर आने वाले चैनल्स है तो गांव गांव में आ रहे हैं लोग। आज भी आपके यहाँ की मूवीज, मतलब जितनी मूवीज है जैसे ही रिलीज होती है, यकीन करें यहाँ पे मैं अपने ऑफिस में देख रहा होता हूँ तो मिर्जापुर आ गई, फला आ गई, फला, तो लोग धड़ाधड़ डाउनलोड करते हैं और देखना शुरू कर लेते हैं। ये चीजें नहीं रोक सकती। लेकिन मैं वही फिर कहूंगा, एंड करेंगे इस शो का भी, कुछ सवालात और भी है लेकिन उसको अगली दफा के लिए हम छोड़ देंगे, कि मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हिंदुस्तानी हुकूमत से भी, क्योंकि हम तो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान काफी हद तक तबाह हो चुका है इस चीज की वजह से। अब लोगों में थोड़ा सा सेंस आ रहा है, वो कहते हैं नहीं यार, हमने इस रिलीजन, बेशक आप जो मर्जी फॉलो करें, लेकिन अपनी दुनिया की जो चीजें हैं ना उसको उस तरीके से कैरी करें। तो यही मतलब रिक्वेस्ट जो है वो हिंदुस्तान से भी है। आप तो खैर बाहर रहते हैं इंडिया से, लेकिन जितने भी लोग वहां पे रहते हैं, तो मैं अक्सर दोस्तों से मेरी बात होती है, मैं उनको कहता हूँ यार बस कर दो, कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं निकलना, हमने भी देख लिया, आप भी देख, अब क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? हम कर चुके हैं ना, हम तो भुगत चुके हैं। हम आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हमारी सोसाइटी को देख लो कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर ब्लेस्फेमी लॉ, फला फला फला, क्या हुआ, नुकसानात उसके देख लो। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में कितने मसले उसकी वजह से क्रिएट हुए। दुनिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की रिपोर्ट है, उसमें आप ये देख लें कि वो इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क है, कोई 5-7 पॉइंट्स का फर्क है। ये अफसोस की बात है जी, ये अफसोस की बात है। फर्क ज्यादा होना चाहिए था, ये फर्क ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए। देखें जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं यूसुफजई साहब जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। इंसान, अब मैं यहाँ से उठ के जब जाऊंगा, मुझे रात को नींद नहीं आनी अगर मैं झूठ बोल के जाऊंगा यहाँ पे, और मुझे ये लगेगा कि यार क्या तुमने अपने काम के साथ इंसाफ किया। सामने वाला जो बंदा बैठा है उसे क्या नहीं पता, और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं क्या वो इतने बेवकूफ हैं? मैं आपकी ऑडियंस की इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ा नहीं करूंगा साहब, वो लोग समझते हैं। अभी वो बात और है कि अगर वो हिंदुस्तानी है और कुछ ज्यादा ही मुहब्बे वतन है और इतने उसमें मुब्तला हो गए हैं कि उन्हें सच और झूठ का जो फर्क है वो उनको ना दिखाई दे, उनका फिर ऊपर वाला ही मालिक है ऐसे लोगों का। मगर जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है जी। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि भूल जाएं कि हम आपको कैसे देखते हैं और आप हमें कैसे देखते हैं। बिल्कुल, आए ये देखें कि हमें दुनिया कैसे देखती है। तो दुनिया, इंडिया की जो पावर थी वो हमारी सॉफ्ट पावर थी, हमारी जो सॉफ्ट इमेज थी उससे हम जाने जाते थे, उसको आज शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ये आपने बात की क्योंकि मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्तों से बात होती है और उनको यही आप वाली बात मैं
कोशिश करता हूं उनको कि मैं कहूं कि भाई आप लोग इसको खराब कर रहे हैं, जो एक इनक्रेडिबल इंडिया का एक जिसे कहते हैं ड्रीम है या था, उसको आप लोग नुकसान दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या आप कहें कि यार हमने तो ये करना है, आज हम बड़े पावर में हैं तो जिसको मर्जी हम चपेड़ लगा दे, जिसको मर्जी हम मुक्का लगा दे, इससे बनना कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देख लिया, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स गुजर गई दुनिया में, हमारे सामने हिस्ट्री खुली हुई पड़ी है। पाकिस्तान को छोड़ दे, पाकिस्तान तो अभी मतलब जिसे कहते हैं छोटा सा बच्चा है, 75 साल या 74 साल हुए, जिनकी हजारों साल या सैकड़ों साल की हिस्ट्री है, वो लोग, उनको हमने देख लिया। रशिया को देख लिया, ईरान एक बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी, मतलब जिसे कहते हैं कि पुर्तगाल, कितने बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग थे। रोमन एम्पायर की हम बात करते हैं, किधर गए वो सारे लोग, कहीं नजर नहीं आते। अब सिर्फ हिस्ट्री में हम लोग उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद यही किया कि उन्होंने अपनी पावर का शायद गलत इस्तेमाल किया। जो भी करेगा तो उसका नुकसान जो है एट द एंड उसकी आवाम को और उनको भुगतना पड़ेगा। अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर किसी और फ्राइडे को होपफुली आपसे मुलाकात होगी और आप ज्वाइन करेंगे डिबेट विद फखर को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने शो को देखा। अगर कोई आपको बात करनी है, कमेंट सेक्शन खोला हुआ, आप वहां पे कर सकते हैं, एज वेल एज मेरा ट्विटर अकाउंट भी है। आप कुछ लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, जो नहीं भी करते तो बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन वहां पे भी है, तो वहां पे भी आप प्रोग्राम के हवाले से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ सईद।